दोस्तों यूजुअली हम लोगों को ये पता चलता है आपकी भेजी हुई स्टोरीज में कि कोई ना कोई फैमिली से एक इंसान पोजेस्ड होता है जिसका इलाज करवाया जाता है और पता चलता है मोस्ट प्रोबेबली किसने ये सब कुछ किया था। लेकिन आज का जो इंसिडेंट है वो इस सब से बहुत हटके है। इमेजिन कीजिए एक फैमिली में 3 लोग हों, तीनों पे ब्लैक मैजिक हो जाए और तीनों सेम टाइम पे पोजेस्ड हो जाएं। किसी को भी विश्वास ना हो रहा हो कि ये ब्लैक मैजिक है या फिर कुछ और, लेकिन उसके बाद जो सच निकल के सामने आता है और ये निकल के सामने आता है कि किसने ये सब कुछ किया था, उसमें एक इतना भयानक सस्पेंस था जो आपके भी होश उड़ा देगा। अपने आप में ये इंसिडेंट पहला ऐसा इंसिडेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को हाइप करना ना भूलें और साथ ही आपके जो भी सजेशंस हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपके साथ अगर कोई इस तरह का इंसिडेंट हुआ है या फिर आपके किसी नोन के साथ हुआ है तो आप हमारी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज का जो इंसिडेंट है वो किसी दूसरे इंसान ने शेयर नहीं किया बल्कि हमारा ही पुराना गाँव था जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ था और खुद मेरे कज़न ने मुझसे ये शेयर किया। आई नो आप लोगों के दिमाग में सवाल होगा कि आखिरकार ये इंसिडेंट मैंने पहले क्यों नहीं शेयर किया। इसका भी एक रीज़न है। असल में आप लोगों के बहुत सारे इंसिडेंट्स आते रहते हैं और ये इंसिडेंट हमने इसलिए रखा था कि ये एक बैकअप होगा। कभी अगर हम कहीं बिजी हो जाते हैं, कहीं प्रॉब्लम आ जाती है और आपके मेल्स अगर हम ना पढ़ पाएँ तो उस ड्यूरिंग हम इस इंसिडेंट का इस्तेमाल करेंगे। और आज वही दिन है। रिसेंटली आप में से बहुत सारे लोग जो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन्होंने देखा होगा कि मैं मुंबई गया था। एक्चुअली थामा मूवी जिसमें आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना है उसका ट्रेलर लॉन्च था और आप सबके प्यार से हमें भी वहाँ एज अ क्रिएटर इन्वाइट किया गया था। वहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा रहा, लेकिन उसके बाद पहुँचते पहुँचते थोड़ा टाइम लग गया और टाइम निकल रहा था। इसी के चलते पहुँचते ही ये इंसिडेंट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसके लिए हमें कुछ प्रिपरेशन नहीं करनी थी, कोई इंसिडेंट नहीं पढ़ना था क्योंकि हमारे पास जैसा मैंने आपको बताया एक बैकअप रखा हुआ था। खैर अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। जैसा आप में से मैक्सिमम लोग जानते हैं मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, लेकिन मेरे जन्म से पहले हम किसी और गांव में रहते थे। मतलब वहाँ पे हमारी ज़मीन थी, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ शिफ्ट होने के बाद हमारी कुछ फैमिली वहीं पे रह गई और वहीं से मेरा एक कज़न है जिसने ये इंसिडेंट शेयर किया। आप सब लोग जानते होंगे कि फॉर ऑब्वियस रीजंस मैं गांव का नाम नहीं बता सकता और अपने कज़न का नाम भी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन इस इंसिडेंट के पर्सपेक्टिव से मैं उसको राजेश बुलाने वाला हूँ। ये इंसिडेंट बहुत पुराना नहीं है बल्कि कोविड के दौरान हुआ था। मेरे बहुत कम चक्कर लगते हैं उस साइड, लेकिन मुझे इस इंसिडेंट का उसी दौरान पता चल गया था। राजेश ने मुझे उसी समय ये सब कुछ बताया था। खैर अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। ये इंसिडेंट है कोविड के लॉकडाउन के टाइम का। लगभग 2020 के आसपास ये इंसिडेंट हुआ था। उस दौरान जैसा आप सबको पता होगा कि बहुत सारे लोग थे जो कि अपने घर पे ही बंद रहते थे। अपने गांव में वो घूम सकते थे फिर भी, क्योंकि उन जगहों पे ना पुलिस होती थी ना ज़्यादा लोगों का आना जाना होता था बाहर से। इसी तरह का उनका भी गांव था जहां पे राजेश ने बताया कि कोविड के दौरान उन्हीं के गांव में एक दुकान थी। उस दुकान में बहुत महफिल लगती थी रात को। मतलब गाँव के जितने भी लोग थे कोई काम वाम पे नहीं जा रहा था। इसी के चलते शाम को वहीं पर लोग इकट्ठे हो जाते थे, काफ़ी देर बातें करते रहते थे और इसके अलावा भी कुछ और भी चीज़ें थी। जैसे कुछ लोग थे जो ड्रिंक करने वाले होते थे। बाहर जाने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि बहुत सारे ऐसे गांव हैं यहाँ पे जहाँ पे लोग खुद अपने घर पे ही शराब बनाते हैं। और ऐसे ही कुछ उस गांव में भी उस दौरान हो रहा था, जिसके चलते बहुत सारे लोगों को इस तरह की किसी भी चीज़ की कमी नहीं आ रही थी। खैर इसी तरह से समय बीत रहा था तो राजेश ने यह भी बताया कि उन्हीं के गाँव में एक लड़का था जिसका नाम था दीपक। इस इंसिडेंट के दौरान उसकी एज थी लगभग 25 साल के अराउंड। उसके घर में उसके अलावा उसकी माँ और बहन रह रही थी। दीपक नशा करने में बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो गया था। मतलब बहुत भयानक वाला, कोई अजीब नशा नहीं बल्कि शराब पीना, इस तरह की चीज़ें उसके लिए नॉर्मल हो गई थी। और वो इसी तरह से गांव में घूमता भी रहता था। शाम को कोई भी उससे बातचीत ज़्यादा नहीं करता था क्योंकि जो दीपक का नेचर था वो काफ़ी हद तक सॉर्टेड था। अच्छा लड़का था वो, लेकिन जब भी वो शराब पी लेता था उसके बाद उसका नेचर बदल जाता था। वो कभी कभार लोगों से लड़ने झगड़ने के लिए खुद से ही लड़ाइयाँ लेता था। ये सब कुछ होता रहता था, जिसके चलते जैसा मैंने आपको बताया शाम को लोग ज़्यादा उसके आसपास नहीं दिखते थे। सो इसी तरह से राजेश ने बताया कि ये इसी तरह का एक नॉर्मल दिन था जब गांव के मैक्सिमम जो मर्द लड़के जो भी होते थे वो इस दुकान पे इकट्ठे होते थे। समय रहा होगा कोई 8 साढ़े 8 बजे के अराउंड का, जिस समय
लोग बातें कर रहे थे। अचानक से दीपक भी वहाँ पे पहुँचता है। अब राजेश ने बताया कि इसी महफिल में एक इंसान था जो कि काफ़ी एजड था, बूढ़ा था काफ़ी, और उसका नाम था चुनीलाल। उसने बताया कि ये जो इंसान था ये बहुत फेमस था गांव में, एक बहुत अजीब सी वजह के चलते। लोगों का मानना था कि अपने घर पे ही ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करता है और वो बहुत ही ज़्यादा फेमस था। लोगों का मानना ये भी था कि उसने बहुत सारे गांव के ही लोगों को खुद कुछ चीज़ें करके भी दिखाई हैं जो कि नॉर्मल इंसान बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मैक्सिमम लोग उससे डरा ही करते थे, मतलब ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे, लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। जब वो आ जाए तो उससे हंस के बात कर ली, बस इतना ही काफ़ी होता था। उसी महफिल में उस दिन चुन्नी भी खड़ा था। राजेश ने बताया थोड़ी ही देर हुई थी उनको बातें करते हुए, अचानक से दीपक भी वहाँ पे आता है। उसने ड्रिंक की हुई थी, इसी वजह से जैसा उसका नेचर था वो हर इंसान से लड़ाइयाँ मोल लेता था। देखते देखते चुन्नी के बारे में उसको भी पता था। वो जानता था कि बहुत सारे लोगों के साथ चुन्नी गलत चीज़ें करता रहता है, इसी के चलते वो उससे लड़ाई मोल ले लेता है, मतलब उसको खरी खोटी सुनाने लग पड़ता है, जिसके चलते चुन्नी भी थोड़ी देर में ही गुस्सा हो जाता है। बात इतनी बढ़ जाती है कि दीपक उसको मारने के लिए आगे जाने लगा था। अचानक से चुन्नी उसको कहता है कि मैं तुझे देख लूँगा, अभी तुझे बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, और उसके बाद वापस वो अपने घर चला जाता है। थोड़ी देर इस दुकान पे मामला शांत रहता है। बहुत सारे लोग थे लेकिन सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, जैसे अब क्या होगा कोई नहीं जानता। जिसके बाद थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाता है सब कुछ, और लगभग 1-1.5 घंटे में ही सब वापस अपने अपने घर जाने लग पड़ते हैं। जैसे ही दीपक अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है शायद कुछ भयानक उसके घर पे हो चुका था। उसकी माँ और बहन दोनों ही सेम टाइम पे बहुत बुरी तरह से पोजेस्ड हो चुकी थी। वो चिल्ला रही थी, रो रही थी, हंस रही थी, सब कुछ एक साथ कर रही थी, और नेचर इस तरह का था जैसा नॉर्मल किसी इंसान का नहीं हो सकता। दीपक ने थोड़ी देर उनसे पूछने की कोशिश की आखिरकार उनको हुआ क्या है, लेकिन उनके पास इस चीज़ का जवाब नहीं था। दीपक की जो चढ़ी हुई थी वो उतर भी गई थी काफ़ी हद तक, लेकिन उसके बाद भी उसने अपनी माँ और बहन की तरफ ज़्यादा नहीं देखा। उसके दिमाग में सिर्फ वो आर्ग्यूमेंट आया जो उसका चुन्नीलाल के साथ हुआ था। इसी के चलते अपनी माँ और बहन को तो वो वैसे ही छोड़ जाता है। भागता हुआ वो चुन्नी के घर पे जाता है और उसको पीटना शुरू कर देता है। ये जो बूढ़ा था बेसिकली ये भी अकेला ही रह रहा था, क्योंकि उसके बेटों को, उसकी बहुओं को ये पता था कि इनका नेचर इस तरह का है। गांव में कोई भी उनको रिस्पेक्ट की नज़र से नहीं देखता, और शायद घर वालों को भी घर के अंदर ही कुछ अजीब सी चीज़ें फील होनी शुरू हो गई थी उनकी क्रिया के चलते। इसी के चलते वो ये घर छोड़ के चले गए थे। वाइफ उनकी काफ़ी साल पहले मर चुकी थी, जिसके चलते वो अकेले ही रह रहे थे। दीपक वहाँ पे जाता है रात को ही और उनको पीटना शुरू कर देता है बहुत बुरे हाल से, जिसके बाद जब वो चीखना चिल्लाना शुरू करते हैं तो गांव के आसपास के लोग आते हैं और वो देखते हैं कि उसने चुन्नी की पीट के बहुत बुरी हालत कर दी थी। अब ये वो समय था कि गांव वालों को उसको छुड़ाना ही छुड़ाना था, चाहे कुछ भी हो जाता। नहीं तो दीपक इस इंटेंशन से गया था कि वो उसको मार ही डालेगा। गांव वाले जैसे तैसे उसको छुड़ाते हैं और दीपक को वापस अपने घर भेजते हैं। जब तक वो घर पहुंचता है चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल हो रही थी। अपनी माँ और अपनी बहन को पूछता है कि आखिरकार हुआ क्या था, लेकिन वो जानते ही नहीं थे कुछ भी। फिर भी घर के अंदर एक अजीब सी नेगेटिविटी सबको ही फील हो रही थी। खैर, जिसके बाद घर पे पहुंचते ही दीपक और उसकी माँ और बहन सब थोड़ी देर बातें करते हैं, चीज़ें नॉर्मल करते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह भी जब वो उठते हैं, चुन्नी की हालत उस समय भी खराब थी, लेकिन वो बिना देरी किए पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वो कंप्लेन लिखवाता है दीपक के अगेंस्ट। उसने उसको पीटा और वो भी तब जब उसने शराब पी हुई थी। पुलिस वाले भी थोड़ी देर में दीपक को बुलाते हैं। अब दीपक की शराब उतर गई थी और वो नहीं चाहता था इस तरह के पचड़े में फंसना, जिसकी वजह से वो चुन्नी से माफिया भी मांगता है। पुलिस वालों के कहने पे वो उसको थोड़ी सी कंपनसेशन पैसे भी देता है, जिसके बाद मामला शांत हो जाता है। दीपक और चुन्नी की बातचीत भी होती है। वो बताता है कि आखिरकार उसने क्यों पीटा था। चुन्नी ने उसको बताया कि उसने ये सब कुछ नहीं किया, बल्कि उन्हीं के गांव में 2 और फैमिलीज थी जिनके बारे में लोग यही कहते थे कि वो भी ब्लैक मैजिक करते हैं। इसी के चलते चुन्नी कहता है कि हो सकता है उन्होंने ये सब कुछ किया हो। दीपक ने भी इस बात को इतना सीरियस नहीं लिया, क्योंकि वो वैसे ही एक अजीब से पचड़े में फंसने वाला था। इसके बाद वो अपने अपने घर जाते हैं, चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं काफ़ी हद तक। लेकिन देखते देखते 2 दिन के बाद और भी चीज़ें भयानक हो जाती है। जो उसकी माँ और बहन अजीब सी पोजेस्ड हो चुकी थी, वही हालत दीपक की भी होने लग पड़ती है। मतलब घर पे 3 लोग थे, तीनों ही पोजेस्ड थे। कभी भी किसी भी समय वो किसी भी तरह की हरकत कर देते थे। किसी को समझ नहीं आता था कि आखिरकार इनके साथ हो क्या रहा है। इनफैक्ट गांव के लोगों ने दीपक को रात को अपने ही गांव में घूमते हुए देखा। दीपक का नेचर इस तरह से था, जब उसने शराब नहीं पी होती थी वो खुद से ही किसी से भी अच्छे से बात कर लेता था, खुद से ही किसी का भी हालचाल पूछ लेता था। लेकिन इस समय बहुत सारे लोगों ने जब क्लेम किया उसको रात को वक्त बे वक्त बाहर घूमते हुए देखा, उससे हालचाल पूछने की कोशिश, तो वो जवाब ही नहीं देता था। सीधा जैसे जा रहा होता था वैसे ही चला जाता था। एक अजीब सा चेंज था उसके नेचर में,
जो कि गांव वालों ने नोटिस करना शुरू कर दिया था। उसकी माँ और बहन तो घर के बाहर वैसे ही नहीं जाती थी क्योंकि वो तो पहले से ही प्रॉब्लम में थी। अब वो नहीं समझ पा रहे थे कि आखिरकार उनके साथ हो क्या रहा है। वहीं दूसरी तरफ गांव वालों ने उनके घर की तरफ आना जाना ही बंद कर दिया था। 3 लोग थे, तीनों से ही बातचीत नहीं होती थी। देखते ही देखते दीपक के साथ चीजें और भी भयानक होनी शुरू हो जाती हैं। गांव वालों ने क्लेम किया कि दीपक वक्त बे वक्त या फिर कभी कभार दिन के समय ही यहाँ वहां भागता रहता है, जैसे कोई गांव में पागल घूम रहा हो। खुद से ही वो बातें करता रहता था, खुद से ही अजीबोगरीब से जवाब देता रहता था, जैसे उसको कोई इंसान दिखाई देता है या फिर कोई चीज़ दिखाई देती है हवा में, जो बाकी किसी को भी दिखाई नहीं देती। गांव वाले जब उससे बातचीत करने की कोशिश करते थे तो वो रिप्लाई कुछ और ही करता था। सबको ये लगना शुरू हो गया था कि जिस तरह से दीपक नशे में था, उसने कुछ अलग ट्राई कर लिया है, जिस वजह से वो पूरी तरह से पागल हो चुका है। लेकिन शायद ये असलियत नहीं थी, असलियत कुछ और ही थी। गांव वालों ने सबने ही उनसे पल्ला झाड़ लिया था। कोई भी नहीं चाहता था उनसे डील करना, बात करना, कुछ भी इस तरह का इंटरेक्शन करना जो उनको हार्म कर सके। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दीपक और उसकी फैमिली धीरे धीरे अजीब ही होती जा रही थी। सबने तो पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ राजेश ने बताया कि दीपक बचपन में उसके साथ ही पढ़ा था स्कूल टाइम में। इनफैक्ट वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। जिसके बाद जब दीपक इस तरह से नशे में पड़ गया तो दीपक और राजेश में थोड़ा सा डिफरेंस आना शुरू हो गया और देखते देखते इनकी दोस्ती में भी डिस्टेंस आ गया। दोनों बातचीत करते थे, नॉर्मल था सब कुछ, लेकिन अब वो सिर्फ फ्रेंड्स थे, बेस्ट फ्रेंड्स नहीं। कहीं ना कहीं जो राजेश है उसके दिमाग में, दिल में अभी भी दीपक के लिए वही प्यार था। इसी के चलते जब गांव वाले वहां नहीं जा रहे थे, वो हिम्मत करता है और दीपक के घर पहुंचता है। पहुंचते ही वो जो चीज़ें देखता है वो उसके होश उड़ा देती हैं। वो देखता है कि उनके घर पे एक अजीब सी नेगेटिविटी उसको फील हो रही थी। घर में बहुत ही ज़्यादा कचरा था, बर्तन यहाँ वहाँ गिरे हुए थे, सब कुछ ऐसे बिखरा पड़ा था, जैसे इस घर में कई दिनों से सफाई ही नहीं हुई। किचन में जाता है तो सिंक में बर्तन पड़े हुए थे गंदे, और ये जो बर्तन थे देखने में 2 से 3 दिन पुराने लग रहे थे। मतलब उस समय से अभी तक शायद उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। मकड़ी के जाले घर के अंदर लगे हुए थे और सब बहुत परेशान दिख रहे थे। जैसे तैसे राजेश हिम्मत करता है और दीपक को अपने पास बैठा के उससे बातचीत करने की कोशिश करता है, जैसे गांव वाले क्लेम कर रहे थे या फिर यूजुअली दीपक करता था, उसके बिल्कुल डिफरेंट। दीपक इस समय राजेश से बात करता है सीरियस मोड में, नॉर्मल होके, और अचानक से रोना शुरू कर देता है जैसे वो बहुत ही ज़्यादा दुखी है। दीपक राजेश को बताता है कि उसने पिछले काफ़ी दिनों से कोई भी नशा नहीं किया, बल्कि उनके घर पे कोई चीज़ है जो वो समझ नहीं पा रहे है क्या, और जिसके पास भी आसपास जाओ वो सिर्फ ब्लैक मैजिक करता है, किसी को परेशान करता है, ठीक कोई नहीं करता। उनको समझ नहीं आ रहा वो क्या करें, और ऐसा लगता है किसी चीज़ ने उनको बांध के रखा हुआ है, ना उनको खाने देती है, ना पीने देती है, ना कोई काम करने देती है। हमेशा ऐसे लगता रहता है घर में कोई घूमता है और सबको परेशान करता है, लेकिन वो क्या है किसी को भी नहीं पता। देखते देखते वो अपनी बॉडी से अपना कंट्रोल खो देते हैं और ऐसा लगता है कि उनके अंदर थोड़ी देर के लिए कोई और इंसान रहता है, या फिर कभी कभार उनको ऐसा लगता है वो सोए थे और थोड़ी देर बाद उठे हैं, लेकिन इस सोने के दौरान उन्होंने बहुत सारी चीजें कर दी होती थी जिसके बारे में उनको पता ही नहीं होता था। राजेश ये सब कुछ सुनने के बाद कहीं ना कहीं समझ गया था कि जैसे गांव वाले क्लेम कर रहे हैं कि इनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि दीपक नशा करता है, और शायद जो उसकी माँ और बहन के साथ उस दिन हुआ था वो शायद इसी वजह से हुआ था कि चुन्नी लाल के साथ वो बहस करके गया था। लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं था, मतलब इसमें से कुछ भी सच नहीं था। क्यों सच नहीं था ये आपको आगे पता चलने वाला है। खैर, इसके बाद राजेश अपने घर जाता है और अपने माँ और पिता से बातचीत करता है इसके बारे में। उनको समझाता है जो भी सिचुएशन थी, जो भी कंडीशन दीपक और उसकी फैमिली देख रही थी। राजेश के पिता उसको समझाते हैं कि कोई बात नहीं, अगर तेरा वो बेस्ट फ्रेंड है, तू चाहता है उसकी हेल्प करना, तो हम भी इसमें फेवर करेंगे। इसी के चलते राजेश ने अपनी माँ और पिता को कन्विंस किया, जिसके बाद वो मान जाते हैं कि उनको दीपक, उसकी माँ और उसकी बहन को लेके कहीं जाना पड़ेगा। और देखते देखते वो आसपास पता करना शुरू कर देते हैं कि कहाँ पे वो जाके इन चीज़ों को सोल्यूशन कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये थी कि उस समय लॉकडाउन लगा हुआ था, मतलब आउटिंग अलाउ थी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। सब्जी लेना, कुछ ज़रूरत का सामान लेना, वो भी घर के 1 या 2 मेंबर जा सकते थे मोस्टली, उससे ज़्यादा नहीं। अब वो जानते थे कि उनको कहीं पहुंचना तो है। ये जो इंसान था जिसके बारे में बेसिकली उनको पता चला था, एक तांत्रिक था जो कि ये विधियां करता था। उसकी उम्र भी काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन वो किसी पे ब्लैक मैजिक करता नहीं था, बल्कि अगर कोई पोजेस्ड हो, किसी पे भूत प्रेत हावी हो तो उसके भूत प्रेत उतारता था, और बहुत बूढ़ा था, बहुत फेमस था। उनके लिए अच्छी बात ये थी
कि ये जो रास्ता था इस इंसान के घर का वो उनके गांव से होके जाता था। मतलब उनको सिटी क्रॉस नहीं करनी पड़नी थी, बल्कि गांव से एक और गांव में जाना था जो कि और भी ज़्यादा पिछड़ा हुआ था। वहाँ पे पुलिस वाले ज़्यादा नहीं होते थे क्योंकि वो जानते थे बाहर के लोग इस जगह एंट्री करेंगे भी नहीं, कभी कभार वो राउंड पे होते थे। तो वो रिस्क लेते हैं। अगले ही दिन एक गाड़ी बुक करते हैं जिसमें राजेश, उसकी माँ और दीपक और उसकी फैमिली को लेके जाया जाता है उसी इंसान के पास। बचते बचाते लकीली उनको पुलिस वाले नहीं मिलते हैं और वो उस फैमिली के पास, इनफैक्ट उस बूढ़े इंसान के पास पहुंचते हैं। जैसे वो पहुंचते हैं वो सब कुछ बताते हैं कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं दीपक और उसकी फैमिली के साथ। अब ये जो इंसान था इसने एक सिचुएशन, एक कंडीशन रखी उनके आगे। उसने बताया कि इनको रात को यहीं पर रुकना पड़ेगा। मैं जैसा देख पा रहा हूँ, सेंस कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड थे, उनको कहीं बैठना नहीं पड़ता था, ध्यान नहीं लगाना पड़ता था, बल्कि वो देख के इंसान को बता देते थे कि वो पोजेस्ड है या नहीं है, या फिर इस पर कितनी भयानक चीज़ का साया है। वो उनको कहते हैं कि इन पे कुछ बहुत भयानक हुआ है, जिसके चलते हमें रात को 12 बजे के बाद एक पूजा करनी पड़ेगी और यहीं करनी पड़ेगी। बार बार हम आने जाने का ये रिस्क नहीं ले सकते। इसी के लिए उन सबको वो बूढ़ा अपने ही घर पे रोक लेता है। रात को वो रुकते हैं, डिनर करते हैं, जिसके बाद प्रिपरेशंस सारी की सारी स्टार्ट की जाती है। मैक्सिमम चीज़ें इस बूढ़े के घर पे ही थी जो उनको चाहिए थी। जिसके बाद 12 बजे के बाद वो ये सब कुछ शुरू करते हैं। देखते देखते थोड़ी ही देर में चीज़ें थोड़ी नॉर्मल होने लगती हैं। ऐसा लग रहा था दीपक, उसकी माँ और उसकी बहन थोड़े सेंसेस में आ रहे हैं। जिसके बाद ये बूढ़ा इंसान फिर से उठता है, अपने घर के चारों तरफ एक सर्कल बनाता है। जिस कमरे में वो बैठे हुए थे उसके अराउंड भी एक सर्कल बनाता है। जिसके बाद वो वापस से अंदर आता है। अब कहता है अब हमें एक और पूजा करनी है, जिसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ें किसने की थी। दीपक ने बताया कि वो जानते हैं ये सब कुछ किसने किया है, एक ही इंसान है। लेकिन सामने से ये बूढ़ा कहता है कि तुम लोग गलत हो, एक इंसान ने तुम पे ब्लैक मैजिक नहीं किया है, बल्कि कुछ और बात है। और क्या है वो तुम लोग खुद ही बताओगे। जो तुम्हारे अंदर चीज़ें हैं जिन्होंने तुम्हें पजेस किया हुआ है, जो तुम्हें परेशान कर रही हैं, वो खुद बताएंगी कि उनको भेजा किसने। अब ये बात राजेश ने बताया बहुत वियर्ड थी उनके लिए। इस तरह का कुछ भी उन्होंने सुना नहीं था पहले, कि कोई इंसान खुद से बताए कि उस पर कोई चीज़ किस इंसान ने की है, खुद से नाम बताए या फिर घर का पता बताए। यही चीज़ थोड़ी देर बाद शुरू होती है। ये पूजा फिर से शुरू की जाती है, दीपक और उसकी फैमिली को वहीं पे बैठा के। देखते देखते ही ये इंसान बूढ़ा सामने वाला कुछ विधियां कर रहा था उनकी तरफ, उन पे कुछ फेंक रहा था, उनके हाथ में धागे बांध रहा था। देखते ही देखते दीपक और उसकी बहन बहुत बुरी तरह से पोजेस हो जाती है और वो बोलना शुरू करते हैं। बोलना इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि ये जो चीज़ें थी उनके अंदर उनको परेशानी हो रही थी, लेकिन क्योंकि उन्होंने घर बांधा था वो बाहर भी नहीं जा पा रही थी और अब उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन था, बताना। दीपक ने इस पोजीशन में खुद ही बताया कि उस पर जो ये ब्लैक मैजिक किया है वो किसी और ने नहीं किया, बल्कि चुन्नी ने ही किया है। उसी ने उसके साथ ये चीजें की थी। लेकिन उसके बाद जब वो पुलिस स्टेशन से वापस आ गए थे, मतलब जो दीपक को लग रहा था, पुलिस को लग रहा था या फिर गाँव में लग रहा था लोगों को कि हो सकता है चुन्नी ने उसको माफ कर दिया पैसे लेके, बात वो नहीं थी। अभी चुन्नी का गुस्सा खत्म नहीं हुआ था और वो चाहता था दीपक को बहुत परेशान करना। देखते देखते दीपक जब ये बताता है, अचानक से उसकी बहन भी बहुत बुरी तरह से पोजेस हो जाती है और वो भी बताती है उस पर ये चीज़ किसने की थी। वो नाम लेती है एक औरत का नाम था माया। अब ये जो माया थी, इसकी फैमिली के साथ जो दीपक की फैमिली थी उनकी बहुत पहले एक बहस हुई थी जब उसके पिता भी जिंदा थे। मतलब कि इस चीज़ को लगभग 15 से 20 साल हो चुके थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं था। शायद वो किसी वक्त का इंतज़ार कर रहे थे, सही समय का इंतज़ार कर रहे थे। और जब जिस रात को दीपक की और चुन्नी की ये बहस हुई थी उस दुकान पे, उसी दुकान पे माया का बेटा भी खड़ा था। शायद इस बहस के बाद उसी ने घर जाके सब कुछ बताया अपनी माँ को, जिसके बाद उन्होंने ये सब कुछ किया क्योंकि वो जानते थे शक जाएगा सिर्फ चुन्नी पे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें खुल गई थी। उनको पता चल गया था कि आखिरकार ये सब कुछ किया किसने है। जिसके बाद राजेश ने बताया कि ये जो बूढ़ा इंसान था, इसने ही दीपक और उसकी फैमिली को हाथ पे एक धागा बांधा जो कि पक्का धागा था। उसके बाद उसने 3 पत्थर लिए जिनकी उसने काफ़ी देर तक पूजा की और उसके बाद उनको दे दिया, ये कहते हुए कि इनको हमेशा अपने घर पे रखना, कहीं भी आओ जाओ तो इनको माथा ज़रूर टेकना। यही कहते हुए उन्होंने वापस भेज दिया दीपक और उसकी फैमिली को। वो घर जाते हैं, जैसा उन्होंने बताया था बिल्कुल वैसा ही करते हैं और देखते देखते चीज़ें उनके साथ नॉर्मल हो जाती है। लेकिन उनको ये भी हिदायत दी जाती है कि बेटर होगा जिन लोगों ने उनके साथ ये किया था उनसे वो दूरी बना के रखें, बहस ना करें, नहीं तो हो सकता है वो किसी ना किसी मैनर में फिर से ये सारी चीज़ें करें। जिसके बाद दीपक और उसकी फैमिली तो नॉर्मल होगी, लेकिन साथ ही राजेश ने यह भी बताया कि लॉकडाउन के दौरान ही, कोविड की वजह से ही, ये जो इंसान था जिसने इनका इलाज किया था उसकी मौत हो गई। वो एक बहुत बुरी बात थी उनके गाँव के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा इंसान था जो कि बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकता था, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अब इस दुनिया में नहीं है और जो कला, जो विद्या उनके पास थी
वो भी आसपास किसी इंसान में नहीं है। इस तरह के इंसिडेंट्स शेयर करने से हमारा मतलब ये नहीं होता कि हम किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करें या फिर किसी को अंधविश्वास जैसी चीज़ों पे भरोसा करने के लिए मजबूर करें जिनको आप अंधविश्वास समझते हैं। रियलिटी में शायद वो एग्जिस्ट करती हैं और शायद इस तरह से एग्जिस्ट करती हैं। बल्कि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आपके आसपास कोई इंसान सस्पिशियस है जिस पे आपको लगता है कि हो सकता है ये तांत्रिक क्रियाएं करता है, ब्लैक मैजिक करता है, इस तरह की कोई भी चीज़ परफॉर्म करता है, चाहे आपको उस पर विश्वास हो चाहे ना हो, बेहतर ये होगा कि आप उससे दूरी बना के रखें। क्योंकि आपके माइंडसेट में कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि ब्लैक मैजिक एग्जिस्ट नहीं करता, आपको कुछ भी नहीं होगा। लेकिन क्या हो अगर ये एग्जिस्ट करता हो, क्या हो वो इंसान सच में आप पे कोई चीज़ करे जिस वजह से आपका और आपकी फैमिली का जीवन ही बर्बाद हो जाए, जैसा इस इंसिडेंट में अभी आपके सामने ही दीपक और उसकी फैमिली के साथ हुआ भी। आई रियली होप आपको हमारे इस इंसिडेंट से कुछ सीखने को मिला हो एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद भी आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं चाहता नहीं किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ हो, लेकिन अगर आपके साथ आपके किसी रिलेटिव, नोन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर, किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ हो जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ सो दैट लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम दोनों पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।